तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर केबीसी 9 किताब से बिहार समग्र पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक वो है आपका मौर्योत्तर काल में बिहार। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक पढ़ेंगे बिहार जो आपका है प्राचीन कालीन इतिहास का। ठीक है, तो प्राचीन कालीन इतिहास बिहार का क्या है उसमें हम लोग आज का टॉपिक पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल में बिहार। ठीक है, तो मौर्य के बाद जो आपका उसके बाद कौन से आपके वंश हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपका है शुंग वंश। तो मौर्यों के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या कर 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में विदिशा की विजय उसके पुत्र अग्निमित्र द्वारा संपन्न हुई, जिसमें उसने यूनानियों पर विजय प्राप्त की। शुंग काल में राजधानी पाटलिपुत्र थी, लेकिन बाद में विदिशा ने इसका स्थान ले लिया। पुष्यमित्र शुंग ने तो अश्वमेध यज्ञ करवाए, इसमें पतंजलि पुरोहित थे। तो पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए, जिसमें पतंजलि पुरोहित थे। शुंग काल में ही पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ और पुष्यमित्र ने सेनानी की उपाधि धारण की थी। तो पुष्यमित्र ने सेनानी की उपाधि धारण की थी। दीर्घ काल तक मौर्य की सेना का सेनापति होने के कारण वह इसी रूप में विख्यात था। राजा बन जाने के बाद भी उसने यह उपाधि बनाए रखी। पुष्यमित्र शुंग के पश्चात इस वंश में 9 शासक हुए और उन जिनमें प्रमुख थे अग्निमित्र, वसुज्येष्ठ, वसुमित्र, भद्रक, भागवत और देवभूमि। शुंग काल में संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान हुआ था। तो शुंग काल में संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान हुआ था और मनुस्मृति के वर्तमान स्वरूप की रचना इसी युग में हुई थी। ठीक है, परवर्ती मौर्यों के निर्बल शासन, तो आपका जो है परवर्ती मौर्यों के निर्बल शासन में मगध का सरकारी प्रथम तंत्र जो आपका है शिथिल पड़ गया था एवं देश को आंतरिक एवं बाहरी संकटों का खतरा था। ऐसे विकट स्थिति में पुष्यमित्र शुंग ने मगध साम्राज्य पर अपना अधिकार जमा कर जहां एक ओर यवनों के आक्रमण से देश की रक्षा की, वहीं दूसरी ओर देश में शांति और व्यवस्था की स्थापना कर वैदिक धर्म एवं आदर्शों की स्थापना की, जो अशोक के शासन काल में अपेक्षित हो गए थे। इसी कारण उसका काल वैदिक प्रतिक्रिया अथवा वैदिक जागरण का काल कहलाता है। विद्वानों के अनुसार शुंग काल में ही महाभारत शांति पर्व तथा अश्वमेध यज्ञ में भी परिवर्तन हुआ। तो विद्वानों के अनुसार शुंग काल में ही महाभारत के शांति पर्व तथा अश्वमेध यज्ञ में भी परिवर्तन हुआ। पुष्यमित्र ने बौद्ध धर्मावलंबियों पर बहुत अत्याचार किया, लेकिन संभवतः इसका प्रमुख कारण बौद्धों द्वारा विदेशी आक्रमण तथा यवनों की मदद करना था। तो पुष्यमित्र ने बौद्ध धर्मावलंबियों पर बहुत अत्याचार किया, लेकिन संभवतः इसका प्रमुख कारण बौद्धों द्वारा विदेशी आक्रमण अर्थात यवनों की मदद करना था। पुष्यमित्र ने अशोक द्वारा निर्माण करवाए गए 84,000 स्तूपों को नष्ट करवा दिया। तो पुष्यमित्र ने अशोक द्वारा निर्माण करवाए गए 84,000 स्तूपों को नष्ट करवा दिया। उसने कुछ बौद्धों को अपना मंत्री नियुक्त कर रखा था। पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र ने 36 वर्षों तक शासन किया। इस प्रकार इसका काल 148 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, तो उसने कुछ बौद्धों को अपना मंत्री नियुक्त कर दिया रखा था। पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र ने 36 वर्षों तक शासन किया और इस प्रकार इसका काल 148 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, पुष्यमित्र का साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बरार तक तथा पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में मगध तक फैला हुआ था। पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र शासक बना। कालिदास रचित नाटक मालविकाग्निमित्र में अग्निमित्र की चर्चा है। शुंग शासक भागवत के दरबार में यूनानी राजदूत हेलियोडोरस आया था और शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। तो आपका शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था और शुंग शासक भागवत के दरबार में हेलियोडोरस आया था। ठीक है, और पुष्यमित्र का पुत्र कौन था? आपका अग्निमित्र था। ठीक है, नेक्स्ट आपका कर्ण वंश। तो आपका जो है पुष्यमित्र शुंग वंश जो है आपका शुंग वंश के बाद आपका कर्ण वंश आया। तो शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की 75 ईसा पूर्व में हत्या करके उसके सचिव वसुदेव ने मगध पर कर्ण वंश की स्थापना की। तो शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की 75 ईसा पूर्व में हत्या करके उसके सचिव वसुदेव ने मगध पर कर्ण वंश की स्थापना की। वसुदेव के बाद भूमिदेव, नारायण तथा सुशर्मा शासक बने। तो वसुदेव के बाद भूमिदेव, नारायण तथा सुशर्मा शासक बने। वसुदेव 9 वर्ष तक शासन
वसुदेव का 9 वर्ष तक शासन रहा और इस वंश की जानकारी एकमात्र स्रोत पुराण है। तो इस वंश के जानकारी का एकमात्र स्रोत पुराण है। कण्व जो आपका कण्व ब्राह्मण थे, तो कण्व ब्राह्मण थे, ठीक है। इसके शासन काल में मगध राज्य संभवतः पाटलिपुत्र के क्षेत्र तक ही सीमित हो गया तथा इसके बाद मगध का राजनीतिक महत्व लगभग समाप्त हो गया। तो आपका जो है कण्व वंश का शासक वासुदेव के शासन काल में मगध राज्य संभवतः पाटलिपुत्र के क्षेत्र तक सीमित हो गया था तथा इसके बाद मगध का राजनीतिक महत्व लगभग समाप्त हो गया। कण्व वंश के अंतिम शासक, तो कण्व वंश का अंतिम शासक को आंध्र सातवाहनों ने अपदस्थ कर दिया था। तो कण्व वंश के अंतिम शासक को आंध्र सातवाहनों ने अपदस्थ कर दिया था। नेक्स्ट आपका है कुषाण वंश, ठीक है। तो आपका कण्व वंश के बाद आपका कुषाण वंश है, इसको पढ़ते हैं। तो कुषाण वंश की स्थापना लगभग 100 ईसा पूर्व में कुजुल खडफिसस ने किया था। तो कुषाण वंश की स्थापना लगभग 100 ईसा पूर्व में कुजुल खडफिसस ने किया था और इस वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा कनिष्क हुआ, ठीक है। भारत में कुषाण राज दक्षिण मध्य में सांची तथा पूर्व में मगध तक विस्तृत था। तो भारत में कुषाण राज दक्षिण मध्य में सांची तथा पूर्व में मगध तक विस्तृत था। कनिष्क ने पुरुषपुर, पेशावर, पाकिस्तान को अपनी राजधानी बनाया। तो आपका जो है कनिष्क ने पुरुषपुर, पेशावर, पाकिस्तान को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। और इसकी दूसरी राजधानी मथुरा थी। इसकी दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व में एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाता था। तो कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व में संवत चलाया जो शक संवत कहलाता है और जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कनिष्क जो आपका है, कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था, ठीक है। और गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासन काल में हुआ था। तो गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास जो है कनिष्क के शासन काल में हुआ था। श्री धर्मपिटक, तो श्री धर्मपिटक सिद्धांतसूत्र के चीनी अनुवाद से ज्ञात होता है कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर वहां के शासक को हराकर हरजाने के रूप में मगध के प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष तथा बुद्ध का दीक्षापात प्राप्त किया था। तो श्री धर्मपिटक निदान सूत्र के चीनी अनुवाद से ज्ञात होता है कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर वहां के शासक को हराकर हरजाने के रूप में मगध के प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष तथा बुद्ध का दीक्षा प्राप्त किया था, ठीक है। अश्वघोष ने बुद्ध चरित, तो अश्वघोष ने बुद्ध चरित, सूत्रालंकार और सौंदर्यानंद जैसे ग्रंथों की रचना की थी। तो अश्वघोष ने बुद्ध चरित, सूत्रालंकार और सौंदर्यानंद जैसे ग्रंथों की रचना की थी। अब पढ़ेंगे स्मरणीय तत्व एक नजर में। तो आपका स्मरणीय तत्व क्या है, समरी आपको पढ़े उसका पढ़ते हैं, ठीक है, आपका यहाँ पर, ठीक है। तो शुंग राजाओं का काल वैदिक अथवा ब्राह्मण धर्म का पुनर्जागरण काल माना जाता है। तो शुंग राजाओं का काल वैदिक अथवा ब्राह्मण धर्म का पुनर्जागरण काल माना जाता है। शुंग काल में ही डेमेट्रियस के नेतृत्व में यवनों का आक्रमण पाटलिपुत्र पर हुआ। तो शुंग काल में डेमेट्रियस के नेतृत्व में यवनों का आक्रमण पाटलिपुत्र पर हुआ और पुष्यमित्र शुंग के प्रयास से ही पाणिनिकृत अष्टाध्यायी जैसे गुरु ग्रंथ पर पतंजलि ने महाभाष्य लिखा, ठीक है। तो आपका है पुष्यमित्र शुंग ने प्रयास से पाणिनिकृत अष्टाध्यायी जैसे गुरु ग्रंथ पर पतंजलि ने महाभाष्य लिखा। प्रसिद्ध व्याकरण शास्त्री, तो आपका है जो प्रसिद्ध व्याकरण शास्त्री और अष्टाध्यायी के रचयिता पाणिनि मनेर पटना के निवासी थे, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान किया। तो पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान किया। शुंगों के सर्वोत्तम स्मारक स्तूप है, ठीक है। शुंग वंश के 9वें शासक, तो आपका शुंग वंश के 9वें शासक भागवत के शासन काल के 14वें वर्ष तक्षशिला के यवन शासक एंटिलियाकिट्स का राजदूत हेलियोडोरस विदिशा में वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ स्थापित किया, ठीक है। तो शुंग वंश के 9वें शासक भागवत के शासन काल के 14वें वर्ष में तक्षशिला के यवन शासक एंटिलियाकिट्स का राजदूत हेलियोडोरस विदिशा में वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ स्थापित किया। बोध गया के विशाल मंदिर के चारों ओर एक छोटी पाषाण वेदिका मिली है। तो बोध गया के विशाल मंदिर के चारों ओर एक छोटी पाषाण वेदिका मिली है। इसका निर्माण भी शुंग काल में हुआ था और इसमें कमल, राजा, रानी, पुरुष से पशु, बोधि वृक्ष, छत्र, रत्न, कल्प वृक्ष आदि प्रमुख है। शुंग काल में समाज में बाल विवाह का प्रचलन था। तो शुंग काल में समाज में बाल विवाह का प्रचलन था तथा कन्याओं का विवाह 8 से 12 वर्ष की आयु में किया जाने लगा था। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के भीम कटफिसस ने चलाए थे और कनिष्क के दरबार में पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष जैसे बौद्ध दार्शनिक
नागार्जुन जैसे विद्वान और चरक जैसे चिकित्सा विद्वान थे। तो कनिष्क के दरबार में पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष जैसे बौद्ध दार्शनिक, नागार्जुन जैसे विद्वान और चरक जैसे चिकित्सा विद्वान थे। चरक के कुषाण वंशीय कनिष्क के दरबार में जाने माने चिकित्सक थे। तो चरक जो आपके कुषाण वंशीय कनिष्क के दरबार में जाने माने चिकित्सक थे और इनके द्वारा चिकित्सा शास्त्र पर एक ग्रंथ लिखा गया जिसे चरक संहिता कहा जाता है। कनिष्क कुल का अंतिम महान सम्राट वासुदेव था। तो कनिष्क कुल का अंतिम महान सम्राट कौन था? आपका वासुदेव था। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, कल हमारा का जो टॉपिक होगा वो आपका गुप्त काल में बिहार का होगा। ठीक है।